नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर शिखर पर है। सभी दल एक दूसरे पर हमलावर के, सभी के अपने अपने जीत के दावे हैं। तो दल बदल का दौर भी लगातार देखा जा रहा है। इसी बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से सभी 10 सीटों पर जीत का दावा किया है। करनाल उपचुनाव में भी जीत की दावेदारी की गई। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और इनेलो भी लगातार एक्टिव हैं। हालांकि कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार अभी लगातार बरकरार है और इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर हम करने वाले हैं। इससे पहले आपको सुनाते हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं चुनाव को लेकर सामने आ रही हैं। अच्छा है, सभी उतारे। ये चुनाव है, चुनाव के अंदर कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति चाहे आज़ाद भी है, वो भी खड़ा होता है और खड़ा होकर के वो अपने समीकरण बनाता है। परंतु जो काम नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने हमारे इस टेन्योर के अंदर किए हैं, वो जबरदस्त डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं और उसका लाभ नीचे तक वो मिल रहा है। लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह है, जोश है, क्योंकि विकसित भारत जो संकल्प यात्रा गांव-गांव के अंदर गई थी। पहली बार हमने देखा था कि उस यात्रा के माध्यम से नहीं तो कांग्रेस के लोग वोट ले लेते थे प्रलोभन देकर के, और वोट लेकर के फिर गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था। परंतु आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। लोगों के अंदर बड़ा जोश, तो जजपा के जाने का और बड़े मैंडेट के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ रणजीत सिंह यहाँ से वोट जीतेंगे और जीत करके जजपा का जाने का कोई इम्पैक्ट आपको लगता है कि बीजेपी को कोई लॉस या कोई जजपा गठबंधन टूटने से? नहीं, देखिए हमारी अलग हुए हैं, हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें थी, कमल के फूल के ऊपर थी। अब भी बड़े मैंडेट के साथ 10 की 10 लोकसभा की सीटें। कांग्रेस की सुनने में आ रहा है कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी अगर हम भूपेंद्र हुड्डा की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो क्या कारण है? उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं क्योंकि उनके बेटा जो हैं वो भी रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं। एक ही परिवार से 2-3 लोग चुनाव लड़े, वो ठीक नहीं दिखता है। और उन्होंने जो सोनीपत में लास्ट टाइम चुनाव लड़ा था तो उसके उनको खुद को महसूस हुआ होगा कि वो ठीक डिसीजन नहीं था, तो उन्होंने ये बार ही वॉलंटियर। और दूसरा ही बीइंग अ CLP, उनके कंधे भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पूरे प्रदेश की टीम को जिता के लाए। प्रचार प्रसार और व्यवस्था की जिम्मेदारी भी प्रदेश अध्यक्ष और CLP के पर रहती है। तो वो देखते हुए उन्होंने मना किया। प्रदेश के किसी भी लीडर ने चुनाव लड़ने से मना नहीं किए। आज सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं, तो 6 कांग्रेसमैन को वो प्रस्तुत कर रहे हैं और थके हुए लोगों ने रिजेक्ट किए हुए चेहरे को वो फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके ये जो सांसद के उम्मीदवार ने बिना पुलिस प्रोटेक्शन लोगों के बीच में और किसानों के बीच में एक बार भेजे, बाद में पता चलेगा। और आज भी जिस तरह ये कहते हैं कि हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 10 दिन पहले कह रहे थे हम 1 सीट पे लड़ेंगे, फिर कहने लगे 2 पे लड़ेंगे। तो ये सब सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी इनको कहेगी कि भैया यहाँ ये कैंडिडेट खड़ा करो, यहाँ ये करो। और ये बी टीम से भी बढ़िया, बल्कि बी टीम नहीं मैं मानता, जो किसी भी खेल में जो रिजर्व होते हैं ना, जिनको एक्स्ट्रास बोलते हैं, ये वो है बीजेपी के। सोनीपत से लड़े, पार्टी जहां से लड़ाएगी लड़ेगा वो। और उस क्योंकि वो सिटिंग MP हिसार से है तो उसकी प्राथमिकता तो हिसार है, और वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए हिसार से ही उसका मन है। और बाकी तो पार्टी जो जिस निर्णय पे पहुंचेगी उसका तो मेरे को पता नहीं क्या करती है। क्या ये 400 पार वाले हैं, इनको सबक देंगे। वहीं जो SYL का विरोध करने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ से खाली हाथ लौटाने का काम है। और हमारा गठबंधन मजबूत है। मिलजुल कर हम हरियाणा को बचाने के लिए, देश में प्रजातंत्र संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी घमंड को तोड़ने के लिए वो हम लोग सब लोग प्रयासरत हैं। चलिए चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, रजवंत अहिनवाल, प्रवक्ता इनेलो, नवीन गौड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत पंकज जी आपसे।
सभी 10 लोकसभा सीटों पर आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन विरोधी दलों का कहना है कि बीजेपी के पास अपने नेता भी नहीं थे जो चुनावी मैदान में उतरे, अपने उम्मीदवार तक आप लोगों के पास नहीं थे, उधार के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ज्योति जी, विपक्ष क्या कह रहा है वो जनता भी देख रही है और भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है। इन्होंने कहा कि उधार के कैंडिडेट, अरे भैया 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे को तो मैंडेट भी नहीं मिला था। पहली बार जब 2014 में मोदी की सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी और उसके बाद लगातार मोदी जी की सरकार लगातार काम करते हुए विकसित भारत तक पहुंचने की बात आज उन्होंने की है, तो ये जनता का मैंडेट है। आप ये भी कह दो कि जनता इनके साथ नहीं थी, बिल्कुल ठीक बात है। 2014 में जब जनता ने हमें मैंडेट दिया, जब भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, जब मोदी जी को मैंडेट दिया, उसके बाद अरे आपके पास 2014 अभी थोड़ी देर के बाद बजरंग दास गर्ग जी बोलेंगे। 2 बार मैंडेट मिलने के बाद भी दूसरे दलों से नेता ला रहे हैं ना। नवीन जिंदल को लास्ट मिनट में आप लोगों ने ज्वाइन कराया, रणजीत सिंह भी कुछ ही मिनट पहले शामिल हुए, हालांकि समर्थन पहले से था उनका सरकार को, बिल्कुल ठीक। लेकिन आप ये ना कहें ना कि अभी सरकार में आए थे तो नेता नहीं थे या जनता भी नहीं थी, वोट भी नहीं थे, वोटर्स भी नहीं थे, अब तो आप लोग 2 कार्यकाल से लगातार थे। भारतीय जनता पार्टी का जो नाम है वो अपने आप में बता रहा है कि ये भारत की जनता की, जन जन की पार्टी है और यहां पर कोई भी आकर के पार्टी ज्वाइन कर सकता है। हर एक आदमी कार्यकर्ता है। ये इस भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है कि एक कार्यकर्ता भी ये सोच सकता है कि एमपी का चुनाव लड़ लूंगा, एक कार्यकर्ता सोच सकता है प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊंगा, एक कार्यकर्ता सोच सकता है कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं। एक पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसमें कार्यकर्ता ये सपने संजो सकता है, मेहनत के दम पर वो आगे निकल सकता है। ये कांग्रेस के जैसे एक परिवार की पार्टी नहीं है जो एक परिवार से पिछले 70 सालों से एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही और परिवार से बाहर नहीं निकल पाई। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं है कि एक आदमी के इर्द गिर्द पार्टी घूमती रही। जो कल तक कहते थे कि हमें गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए, आज 80 करोड़ के बंगले में तो साहब रहते हैं, 5 करोड़ के पर्दे लगा के रहते हैं। मुख्यमंत्री बना रहूंगा, जेल में चला जाऊंगा, कुर्सी ना छोड़ूंगा। ये एक आदमी की पार्टी है। ये वो पार्टी है आम आदमी पार्टी जिनके पास प्रदेश अध्यक्ष भी एक, प्रभारी भी एक, कैंडिडेट भी एक, माता सुशील गुप्ता। आपका 1.5 लाख का संगठन था, आपका एक आदमी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र से। आप तो बड़ी बड़ी डींगे आंकते थे। हमारे पास हर गांव के अंदर 11 लोगों की समिति है। मेरे साथी बता देंगे कि कुरुक्षेत्र के अंदर 11 गांवों से 11 लोगों की समिति के नाम आज आपके चैनल पे बता दें हमारे को। तो ये अनगढ़ बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जनता की पार्टी है और एक एक आदमी कभी भी ज्वाइन कर सकता है। जितने भी साथी मेरे पैनलिस्ट बैठे, आप बैठिए, आप भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। अगर जनता की आवाज होगी कि ज्योति सांगवान जी को टिकट मिलना चाहिए और इनको एमपी बनाना चाहिए, इनको एमएलए बनाना चाहिए, बिल्कुल मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं बार बार एक ही बात को दोहराऊंगा, और किसी पार्टी में ना तो इतना स्वराज है और ना ही इनकी आजादी है इतनी ज्यादा कि ये लोग वहां पर बैठ के कुछ बोल पाए। ये सिर्फ और सिर्फ खूबी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे कमल के फूल की तरह है। एक एक पत्ती आपस में मिली हुई है और कितना प्यारा एक कमल का फूल बन जाता है। और कमल का फूल खिलाने का काम 10 की 10 लोकसभा सीटों से हरियाणा की जनता लगातार अब की बार 2024 में भी करेगी और मोदी जी की सरकार बनेगी हरियाणा, पूरे देश के अंदर सेंटर में। जो 400 पार का नारा था, उस 400 पार में से 10 सीटें हरियाणा की जो झोली में जाएंगी मोदी जी की सरकार बनने के लिए, वो जो हरियाणा से आप देखेंगे जब 4 जून का रिजल्ट होगा और 400 पार होगा तो उसमें 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा से ही निकली होंगी। आप, हमारे पास उधार के कैंडिडेट नहीं है। जो हमारे पास कैंडिडेट है वो पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के ही नेता थे। अगर ये यूं कहें कि ईडी सीबीआई का डर हमने दिखाया है, अभी कहेंगे बजरंग दास गर्ग जी, अरे 2014 से पहले हमारी सरकार नहीं थी, सीबीआई ईडी आप ही के पास थी। आप ही अगर कहें कि सीबीआई ईडी कठपुतले के जैसे काम करती है, आप लोगों ने कराया होगा साहब कठपुतली की तरह काम। अगर आप इतने ही दबंग थे या आप भी कठपुतली की तरह काम करा रहे तो रोक लेते अपने नेताओं को। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। भारतीय जनता पार्टी एक सोच है, एक विचारधारा है, विकसित भारत बनाने की एक सोच है, जो पहली बार प्रधानमंत्री जी ने सोच ऐसी दिखाई है कि विकसित भारत बनाएंगे हम 2047 तक। जब आप आम आदमी पार्टी की पोल खोल रहे थे उस वक्त बजरंग जी हंस रहे थे। बजरंग दास जी, बैठ के ही करते रहेंगे आप लोग या लिस्ट भी जारी करेंगे? ज्योति जी, एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे जी कि बीच में ना बोले कोई, ठीक है, कि हम भी चुप रहते हैं कि डिबेट खराब ना करे। जैसे हमने शांति में ढंग से सुना है ऐसे वो भी सुने, कोई बात है पॉइंट नोट कर ले। ठीक है। एक तो ज्योति जी मैं आपको बधाई देता हूं। सबसे पहले मेरे साथी ने आपको सांसद बनाने की बात कही है तो हमारे को बड़ी खुशी है
कि हमारा भी एक सदस्य परिवार का बजरंग कोई दास सांसद जी आप बनने भी जा बन रहा है। जाओगे, आप भी आ इसके लिए जाओ, मैं आपको सोच के बताया। साथ आओ, विकसित भारत की सोच के साथ आप भी आ जाओ। आगे बात ज्योति जी देखो नोट कराओ, ज्योति जी डिबेट खराब कराने ठीक है, नहीं का- बोल रहे अभी। मैं पंकज जी, जानता हूं। बजरंग जी की बात ज्योति सुनिए जी अभी आप। जहां स्थित थी आज भारतीय जनता पार्टी की बात है। मैं कहता हूं डॉक्टर साहब ने खुद ही तो सवाल कर लिया पंकज जी ने, और खुद ही बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे दिया कि बजरंग जी ये कहेंगे, और हकीकत तो कहेंगे। आप भी हकीकत मानते हो भाई, चुराए हुए कैंडिडेट आपके पास है, आपके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, और आपकी पार्टी पर आप मजबूत कैंडिडेट होते, आपके कैंडिडेट होते तो आप सरकारें नहीं चुराते, लोग सांसद नहीं चुराते, विधायक नहीं चुराते, 36 पार्षदों में 8 पार्षद आप नहीं चुराते, 6 जो कैंडिडेट उधारे आपने खड़े करे हैं वो सब कांग्रेस के हैं। एक तो आप आधा घंटा पहले ईडी का दबाव, कितनी चूड़ी चढ़ा चढ़ाकर वो आधा घंटा पहले ज्वाइन करवाते हो, फिर टिकट देते हो, सारा देश जानता है। 2014 का अब मोदी जी का बयान सुन लोगे तो मैं समझता हूं, कहना नहीं चाहता कि क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, ईडी चुनाव लड़ रही है, सीबीआई चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव के अंदर सरकारी एजेंसियां। ठीक है बजरंग जी, मैं आपसे एक सवाल, आपने जो आरोप लगाए उस पर मैं सवाल उनको मौजूदा एमपी कांग्रेस में आएंगे तो क्या आप लोगों ने भी ईडी का डर दिखाया क्या? ब्रजेंद्र सिंह आए आपकी पार्टी में, उनसे पहले निर्मल चौधरी की हम बात करें, चित्रा सरवारा की हम बात करें, उनकी घर वापसी हुई, आप लोगों ने भी कोई डर दिखाया है क्या? कांग्रेस में कैसे शामिल हो रहे हैं? तब आप लोग कहते हैं हाथ मजबूत हो रहा है, कांग्रेस में आस्था है इनकी, कांग्रेस की विचारधारा से मेल खा रहे हैं। बीजेपी में जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि ईडी से डर गए या ईडी से डराया गया। ज्योति जी आपका सवाल का जवाब दूंगा, मैं इसी लाइन पे आने वाला था। कोई विजेंद्र की बात नहीं या निर्मल सिंह की बात है। मैं बताना चाहता हूं लगभग 37 पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं इससे पहले, जो ये ज्वाइन किया है विजेंद्र से पहले। मैं क्यों बताना चाहता हूं, सीबीआई ईडी का डर दिखाया क्या आप लोगों ने? जो डरते नहीं, सरकार ने सीबीआई ईडी का डर दिखाया क्या? ये बताओ। ईडी का डर नहीं है। आप भाई आप बार-बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, ये बात सुनने की है क्या? आप सीबीआई ईडी का डर दिखा रहे थे क्या? अरे ये बताओ, आपके पास सीबीआई ईडी का डर था या आम आदमी पार्टी में जब चित्रा ने ज्वाइन किया, जब निर्मल सिंह ने ज्वाइन किया, अशोक तंवर जी ने ज्वाइन किया, रामवीर एमएलए ने ज्वाइन किया या बंदरराम वाल्मीकि ने ज्वाइन किया, जब आम आदमी पार्टी ने सीबीआई ईडी का डर दिखाया था क्या? भाजपा में पंकज बेनीवाल जी, पंकज जी ये सवाल मैं कर चुकी हूँ इनसे, ये सवाल मैं कर चुकी हूँ उनसे, आप बात पूरी कीजिए। ज्योति जी सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन ये बातों को घुमाते रहेंगे। पंकज जी मेरे साथी 365 लोगों की लिस्ट है, पंकज जी मेरे 10 लोग साथी उसमें से है, कोशिश करके ये दिखाओ। मेरे साथ, अरे 10 लोग 365 लिस्ट में से कोशिश करके दिखाओ। अगर आपके पास कैंडिडेट नहीं है, बेनीवाल साहब ये नहीं, ये कोई नहीं, ये कोई बात नहीं बनी, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, इंक्वायरी डाउन कीजिए। 3 दिन से देख रहा हूँ, 3 दिन से आप डिबेट खराब कर रहे हो डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ। पंकज जी मैं आपके साथ 1 साल से चैनल में लगातार देख रहा हूँ। सुन लो मेरी बात, मेरे साथी सुन लो, मेरे साथी सुन ले, मेरे साथी सुन लो, मेरे साथी तेरे सवाल का जवाब देने का मैं बाध्य नहीं हूँ। ज्योति जी मेरे सवाल करेंगे, जवाब दूंगा, आप सुनने का मादा रखो। आप पानी पी पी के मैं 1 साल से देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को, अमित शाह को कितना खोजते हैं, केजरीवाल को देश का सबसे ईमानदार व्यक्ति बताने वाले नहीं पंकज जी, पंकज जी समय बर्बाद कर रहे हैं आप, समय बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं डिबेट का। 3 दिन में पंकज जी ऐसा ना करो, ऐसा ना करो पंकज जी, ऐसा ना करो। पूरा देश देखता है, ये हरियाणा न्यूज चैनल है, ये हरियाणा न्यूज चैनल है, पूरा देश देखता है, आपकी बात को नोट करता है, भारतीय जनता पार्टी बात को नोट करता है। ऐसा
ऐसा पट्टा पहन लिया 3 दिन के अंदर, 3 दिन में। पंकज बेनीवाल जी, पंकज बेनीवाल जी, क्या तरीका है आपका? आप ही बोलते बाकी रहेंगे? साथी आपके नहीं, आप ही बोलते रहेंगे क्या? 3 दिन में कमाल हो आप गया, शांति से कमाल। सुनिए अभी कांग्रेस को, इनका उत्तर पूरा होने दीजिए। देखो मैं कह रहा, देखिए ज्योति जी, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ हरियाणा में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और इनको जमीन दिखाएंगे। जिस प्रकार 75 पार का नारा दिया था, 40 में अटके थे, इतनी बार 400 पार या 800 पार कह दे, इनको रोक नहीं सकते। मगर इनका देख लेना 272 का आंकड़ा पार हम इंडिया गठबंधन करेंगे। चलिए चर्चा में अभी हरियाणा नैनू को के जोड़ते हुए अंदर दहीनवाल भारी जी, बहुमत से दहीनवाल जी, दावे के साथ कहता हूं, ये कहते हैं 10 पार, ये 5 ही लाकर दिखा देना। कितनी उम्मीदें कर रहे हैं आप लोग कुरुक्षेत्र से? क्योंकि लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं अभय ये कहते हुए कि इनके पास अपना भी उम्मीदवार नहीं था। सुशील गुप्ता को लेकर कह रहे हैं कि जो लोग एसवाइएल का विरोध कर रहे हैं, जनता उनको सबक सिखाएगी। निश्चित तौर पर ज्योति जी, देखिए चौधरी अभय सिंह चौटाला ही नहीं, पूरी इंडियन नेशनल दल इस चीज के लेकर आश्वस्त है कि वहां पर अगर कोई जीतने वाला उम्मीदवार है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। कारण है उसका कि जब भी आपने देखा होगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने खुद इस चीज को कहा है कि वहां पर जो लड़ाई है वो किसान और पूंजीपतियों के बीच में है, और कोई भी व्यक्ति किसान कमेरे मजदूर की आवाज को लेकर अगर लड़ाई लड़ता है तो निश्चित तौर पर वो हमेशा जीतता है। आपने कभी देखा होगा कि जब भी लड़ाई होती है पूंजीपतियों के, गरीबों के, कमेरों की, मजदूरों के सामने जब लड़ाई होती है तो उसमें हमेशा जीतने वाला किसान मजदूर होता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार किसान आंदोलन चला था, और किसान आंदोलन में जब ये देश के बड़े तानाशाह ने एक 3 काले कानून लेके आए थे, तो किसान जब धरने पर बैठे थे तो सब ये कहते थे कि इस तानाशाह के सामने किसी की नहीं चलेगी, और वहां पर अगर कोई जीत के निकला तो वो किसान था, वो देश का किसान था, देश का अन्नदाता था। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उनका हर तरह से सहयोग किया था। और आपने देखा होगा कि एक पूरे देश में अगर किसी ने उनके लिए इस्तीफा दिया था तो चौधरी अभय सिंह चौटाला था। इसीलिए उनको किसानों ने उनको किसान रत्न का भी एक अपना सम्मान देने का काम किया था। आज आपने देखा होगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला लाडवा में, रादौर में, थानेसर में, या हम चीका में, या हम बात करें शाहबाद में। दहीनवाल जी, आप लोग भी परेशान हो गए होंगे, मैं बार बार कहती हूँ जी, लेकिन जिस मुद्दे के साथ रिजाइन किया गया था, कृषि कानून तो खत्म नहीं हुए थे, उसके बाद खुद ही उन्होंने चुनाव भी लड़ा पिछली बार के मार्जिन से। 2019 के चुनाव से कम मार्जिन से जीते थे अभय, तो ये भूल जाते हैं कि आप लोग बार बार याद दिलाना पड़ता है। ज्योति जी नहीं, मैं बोलता नहीं हूं ज्योति जी, मैं आपको हर बार एक चीज का जवाब देके जाता हूं। क्या आप ये चाहते थे, या भारतीय जनता पार्टी वाले ये चाहते थे कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया और वहां पर उपचुनाव करा के वो भारतीय जनता पार्टी सीट लेके जाए? वहां की जनता का फैसला था। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यह कहा था कि जनता फैसला करेगी। वहां की जनता ने अगर चाहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला दोबारा चुनाव लड़े तो बोला मैं चुनाव लड़ूंगा। और आपने देखा होगा कि जब इलाहाबाद का चुनाव हुआ था तो चौधरी अभय सिंह चौटाला के कमर में दर्द था और उन्होंने पूरा चुनाव बेड पर रहकर चुनाव जीता था। आप कह रहे हैं कि चुनाव का मार्जिन कम हुआ है, जीत का मार्जिन कम हुआ है, लेकिन मैं आप दूसरी चीज को मैं बता देता हूं। आपने ये देखा कि वहां पर वोट का मार्जिन बढ़ा है। वहां पर पहले हमारी 56,000 वोट आई थी, बाद में हमारी 65,000 के लगभग वोट आई है। तो आप हार का अंदाजा तो भले ही कर सकते हो। और एक चीज है, हार की आप बात कर रहे हैं, उनकी जीत की दूसरों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने वोट ली। जब चुनाव हुआ था तो वहां पर जेजेपी या गोपाल कांडा, भारतीय जनता पार्टी, सरकारी तंत्र सारे एकजुट होकर जब चुनाव लड़े, उसके बाद भी चौधरी अभय सिंह चौटाला को, किसान को नहीं हरा पाए, तो उसके बाद से क्या और पूछना चाह रहे हैं? जब वहां पर तो पूरी सरकार हार गई, उसके बाद भी चौधरी अभय सिंह चौटाला ये तो आप लोग कहेंगे ही, ये तो कहेंगे ही, लेकिन जीत का अंतर तो कम हुआ ना, उससे ये कि लोकप्रियता बढ़ी नहीं बढ़ी तो सभी के सामने। और दूसरी बात, ठीक है, आप लोग चुनाव पर आ जाइए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कुरुक्षेत्र के ऊपर आ रहा हूं। किस प्रकार से आपने देखा होगा कि वहां पर एक ऐसा कैंडिडेट्स को लेके आए जिसके ऊपर लगातार, मैंने प्रधानमंत्री जी की वो बाइट भी देखी है, लगातार वो चल रही थी, कोल घोटाले के आरोपी, जिसको मुख्य प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि कोल घोटाले के आरोपी है, और आज उनको कह रहे हैं कि उनकी हाँ का इंतजार है। तो ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कोल घोटाले के आरोपी के सरेंडर हो गई पूरी भारतीय जनता पार्टी। उनको लेके आने के चक्कर में ये कह रहे हैं कि हम उनकी हाँ का इंतजार में बैठे हैं। और बड़े चौधरी अभय सिंह चौटाला ने लगातार हरियाणा के बड़े घोटालों को उजागर करने का काम किया। 24 बड़े घोटाले हुए थे, उनमें एक और घोटाला शामिल हो गया और वो कोल घोटाले के आरोपी। हमें तो लगातार यही कहना है कि जो भ्रष्टाचार के जो जनक है वो आज भारतीय जनता पार्टी बने हैं। जो बार बार ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग
कि हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। उनसे पूछो जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है आज, और भ्रष्टाचार करने वाले कोई भी आदमी आज उनको लिए एक ही शरणस्थली बनी हुई है, वो है भारतीय जनता पार्टी। चाहे बात करें कर्नाटक की जनार्दन रेड्डी की, जिनके खिलाफ 9 सीबीआई ने मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, और भारतीय जनता पार्टी बड़े शौक से उनको ज्वाइन करा रही है पार्टी। यहाँ पर नवीन जिंदल जैसे लोगों को पार्टी की टिकट देकर ये कह रहे हैं कि हम ऐसा व्यक्ति लेके आए जो यहाँ पर जीतेगा। जीतने वाला नहीं है यहाँ पर कोई भी, केवल और केवल उनको यूज करना, केवल और केवल उनको ये कि इनके पास टिकट के लिए कोई उम्मीदवार नहीं था, तो बोला सिर पे टोपी किसके रखे, बोला नवीन जिंदल से मरवा लो, उनके टोपी रख दे। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ये बातचीत करते हैं कि कांग्रेस ने पहले ये सीट दे दी आम आदमी खाते में। आम आदमी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी या संजय सिंह, ये बेचारे जेल में गए, भारतीय जनता पार्टी की है, निश्चित तौर पर हम मानते हैं जेल में चले गए। चित्रा सरवरा, निर्मल सिंह ये कांग्रेस में चले गए, अशोक तंवर और एकमात्र सांसद इनके रिंकू थे वो बीजेपी में चले गए। इनके पास बचा क्या, अकेले बेचारे इनके पास सुशील कुमार गुप्ता जी बच गए, और गुप्ता जी के साथ भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ो, कांग्रेस के भी साथी इनके साथ नहीं जुटेंगे। कारण है उसका, जो कांग्रेस के साथी ये बार बार अपने ही साथियों को अपने में गठबंधन की बार बार मजबूत होने की बात करते हैं, वो अपनी पार्टी के लोगों को स्वीकार नहीं कर पा रहे, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को कैसे स्वीकार करेंगे? जब जिस प्रकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शैलजा जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, शैलजा जी के ऊपर तंज कसते हैं, सुरजेवाला जी के ऊपर तंज कसते हैं, या अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को एक दूसरे का कांटा निकालने के चक्कर में बैठे हो, वो दूसरी पार्टी के गुप्ता जी को कैसे स्वीकार करेंगे? ये कांग्रेस की जो एक पृष्ठभूमि है वो यही है, एक दूसरे का कांटा निकालने में। और वहां पर अगर कोई जीतने वाला उम्मीदवार है, वहां पर चौधरी अभय सिंह चौटाला है। कारण है, वहां की जनता चाहती है कि हमारा ऐसा उम्मीदवार मिले जो हमारी बात को सुने, जो हमारी बातों को, हमारे मुद्दों को उठाए। वहां पर ऐसे उम्मीदवार को नहीं चाहते जो ये कहेंगे कि जनता को भीड़ इकट्ठा करके कहेंगे आओ आओ आप आओ, वहां पर इकट्ठे हो जाओ। सिर्फ किस वजह? बोलो मन की बात सुनाने के लिए। आपको वहां पर मन की बात सुनने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, वहां पर चाहते हैं कि वो जनता के मन की बात सुने और वहां पर संसद में उठाए उनकी बात को, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़े। वो ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं, उनको ऐसा उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला के रूप में मिला है। चौधरी अभय सिंह चौटाला अकेले कुरुक्षेत्र की आवाज नहीं, पूरे देश की आवाज उठाएंगे, पूरे हरियाणा की आवाज उठाएंगे। इसलिए जनता चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ जुटी हुई है। अब लगातार उनके जो धरने जो उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, आप एक बार उनके कार्यक्रम से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार जनता का प्यार उनको मिल रहा है। कार्यक्रम तो सभी के चल रहे हैं, अभी चुनाव है तो कार्यक्रम तो करेंगे आप लोग, दिन भर खबरें आती है सभी के कार्यक्रम चल रहे हैं। एक चीज है ज्योति जी, एक चीज है कार्यक्रम चल रहे हैं ज्योति जी, कार्यक्रम चलना और एक कार्यक्रम आयोजित करना। यहाँ पर सरकारी कार्यक्रम है, वहां पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी तो रेस में ही नहीं है, उनके कार्यक्रम में अगर हजारों की भीड़ लगातार जुट रही है, और जो बार बार जननायक जनता पार्टी के जो लोग कहते थे कि अब तो कुछ भी नहीं बचा इनके पास, वो जननायक जनता पार्टी को खत्म करके इंडियन नेशनल पार्टी में एक बार दोबारा उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं, लौट कर आ रहे हैं। और उससे चौधरी चलिए मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूँ अभी। नवीन जी, क्या ये पहली राज्यसभा में भेजे जाने की बात थी? रुकिए, अभी राज्यसभा में भेजने की बात थी या हरियाणा के प्रभारी बनाने की बात थी या हरियाणा की आम आदमी पार्टी की इकाई की कमान देने की, प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात थी, या टिकट भी दिया गया कि केवल एक सीट पर ही फाइट कर रहे हैं, वो भी सुशील गुप्ता को? तो पंकज बेनीवाल जी ये कह रहे हैं केवल सुशील गुप्ता ही क्यों? केवल एक व्यक्ति ही आपकी पार्टी में हरियाणा में, एकमात्र सुशील गुप्ता? देखिए ये बड़ी हिम्मत और जज्बे की बात है ज्योति जी कि आम आदमी पार्टी अपना हरियाणा का सबसे मजबूत कैंडिडेट कुरुक्षेत्र से लड़वा रही है। और इसका नतीजा ये आया कि जब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का कुरुक्षेत्र से अनाउंसमेंट हुआ, भाजपा वालों के होश उड़ गए। भाजपा वालों के पास जगह नहीं थी, भाजपा वालों के पास कैंडिडेट नहीं था, इन्होंने कैंडिडेट एक्सपोर्ट करा कांग्रेस। कहां से? कांग्रेस से। और इनका गुप्ता की पृष्ठभूमि भी कांग्रेस की है और काउंसलर का चुनाव हार गए थे पंजाबी बाग से। याद है कि याद नहीं है कि सुशील गुप्ता भी कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते हैं और पंजाबी बाग से काउंसलर का चुनाव हार गए थे। और मीडिया में कैसे बातें चल रही कि राज्यसभा का सांसद की टिकट मिली कैसे है, उसका भी व्याख्यान जरूर करना आप यहां बैठ के, कि वो 100 करोड़ की बातें चलती थी, जो भी पैसे का लेन देन हुआ था, जो ब्लैक में हुआ था, उसकी बातें भी जरूर बतानी है आपको कि सुशील गुप्ता कैसे आम आदमी पार्टी में आए थे कांग्रेस को छोड़ करके। आप सुनेंगे तभी तो बताएंगे ना ज्योति जी। अगर डिबेट ऐसे चलेगी तो फिर तो क्या ही मतलब। तो देखिए, ये तो चूंकि पहले तो नहीं आपके नेताओं के जाने की बात हो, प्रवक्ताओं के जाने की बात हुई, तो लगातार सिलसिला जारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेनीवाल साहब अब पोल खोल रहे हैं आपकी पार्टी के। हाँ, सुशील गुप्ता को लेकर दूसरे दल जो बोलते थे, पोल नहीं खोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बेनीवाल जी भी कह रहे हैं क्या कोई दूसरा नेता नहीं है क्या? आप लोग तो बातें करते हैं आम आदमी को मौका मिलता है, तो सुशील गुप्ता ही क्यों?
मैं वही बता रहा हूं। और जब आप कहते हैं कि बीजेपी के होश उड़ गए, तो ऐसी क्या अचीवमेंट है चुनाव जीतने के नाते उनके पास कि भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ जाएं सुशील गुप्ता के मैदान में आने से? संगठनात्मक जो अचीवमेंट है हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का, जो इतना मजबूत संगठन आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में बनाया है, ये पूरे दूसरे सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि ग्राम स्तर तक आम आदमी पार्टी ने कमेटियां बनाई हैं, ग्राम स्तर तक आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार है, और जिसके चलते सभी दूसरे राजनीतिक दलों को, ये भारतीय जनता पार्टी को स्पेशली डर था। ये सभी जानते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। और ये भी जानते हैं ईडी और सीबीआई का डर दिखा के या जैसे भी करके नवीन जिंदल जी को यहां से चुनाव लड़ने के, नहीं तो इनके पास क्या कैंडिडेट नहीं था? ये दूसरों पे तो आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे वहां से ले आए जी, गुप्ता जी को ले आए, उसको। आपके पास क्यों नहीं कैंडिडेट? आपके सवाल का जवाब है, आप इतने बड़े संगठन का दम भरते हो। मैं तो पूछ रहा हूं कि 5 गांवों की ग्राम समितियां बता दो, कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र के 5 गांवों की ग्राम समितियां बता दो। हाँ, तो आप नाम बता। नहीं, मैं आप बताओ, मैं बता रहा हूँ ना, आपका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, मैं बता रहा हूँ 5 गांवों की 5 ग्राम समितियों के नाम बताओ। मैं बता रहा हूँ लोगों के नाम, 55 लोगों के नाम मैं बता रहा हूँ। आप गाँव का नाम बताओ, मैं लोगों के नाम। अरे आपको बताना कि हमें बताना है, हमने तो कह दिया कुरुक्षेत्र लोकसभा से। अरे अगर संगठन हो तो बात करेंगे ना। आपकी पार्टी ने अभी जिला स्तर पर सारे प्रदर्शन किए परसों, 50-50 लोग नहीं थे आपके प्रदर्शनों में। आप बात करते हैं कि संगठन 1.5 लाख लोगों का है, 1.5 लाख लोगों की रैली करके दिखा दो। अब ये संगठन के लोग हैं, अरे 10,000 की करके दिखा दो कि ये संगठन के लोग हैं। आम आदमी पार्टी के 10,000 संगठन के लोग हैं। गुड़गांव में 50 लोग नहीं है आपके पास। देखो, अगर ऐसे डिबेट चलेगा ना, फिर कोई मतलब बेनीवाल जी, ये नहीं, आप सबके बीच में बोल रहे हैं। नहीं, मुझे बताना पड़ रहा है ना आपको इनको, बताने के लिए हमारे पास झूठों का जो बताना जरूरी होगा, बताने के लिए हमारे पास भी बहुत कुछ है। अपने टाइम में बताइएगा। हमारे पास बताने को 1000 चीजें थी, बट हम नहीं बता रहे थे, हम अपने बारे में बता रहे हैं। बताना है, बारे में बताइए, रखिए, अपने समय में बताइएगा। आप अपने समय में बताइए। हम आप जवाब बोल रहे थे, हमारे पास 1000 चीजें बताने को थी, हम थोड़े बता रहे थे। आप उत्तर दीजिए, आप चलो ठीक है। तो ये आम आदमी पार्टी की परिपाठी भी रही है। आपको याद होगा 2000 जब मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे थे वाराणसी से, तो अरविंद केजरीवाल सबसे मजबूत कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के, वो जाके बनारस से चुनाव लड़े थे। तो ये कोई नई बात नहीं है आम आदमी पार्टी। और ये किसी कमजोर उम्मीदवार को उतार के या किसी हल्के उम्मीदवार को उतार के ये सोच रहे थे कि कुरुक्षेत्र की सीट ऐसे ही जीत जाएंगे, तो आम आदमी पार्टी इनको ऐसे हल्के में नहीं जाने देगी और ऐसे हल्के में चुनाव नहीं जीतने देगी। और आम आदमी पार्टी वहां दमखम से चुनाव लड़ेगी। चुनाव जीतेगी। मुकाबला किससे? बीजेपी से मुकाबला है या फिर अभय तो कह रहे हो जीतने वाले हैं, तो आप लोगों की किससे फाइट है? आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से कुरुक्षेत्र से जो इंडिया गठबंधन की सीट है वो जीत के दिखाई, क्योंकि आप, और ये डर मैं बता रहा हूं ना, इसीलिए। नहीं तो आप अपने टाइम में बताइएगा पंकज जी, मुझे एक सिंपल चीज बता दीजिए, ऐसा क्या कारण हो गया कि भैया आप नवीन जिंदल जी को लेके आ रहे हो दूसरे, आपके पास कोई आदमी नहीं था कुरुक्षेत्र में? आपका तो इतनी पुरानी पार्टी, इतने बड़े बड़े डकैत जो चंडीगढ़ में जाके आप 4-4, 5-5 वोटों की चोरी करते हो, छोड़ो उस बात को। मैं कह रहा हूं आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं, आप नवीन जिंदल जी को कांग्रेस से लेके आए हो। हमारे कम से कम सुशील गुप्ता जी अध्यक्ष हैं, पिछले कई सालों से राजनीति आम आदमी पार्टी में संगठन हरियाणा में चला रहे हैं, सबसे मजबूत उम्मीदवार है, हमें उन पर भरोसा है और वो हम उनको, आम आदमी पार्टी उनको चुनाव लड़वा रही है। इसमें क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी का डर था इसमें, इसीलिए इन्होंने टिकट अनाउंस करने में भी कुरुक्षेत्र की इतना समय लगाया। दूसरी बात ये कहते हैं जी, कोई भी आ जाता है किसी भी दूसरे राजनीतिक दल से, किसी भी दल में चुनाव लड़ लेता है, एमपी बन जाता है। ज्योति जी भी एमपी बन जाएंगे, फिर ये बजरंग दास जी को भी एमपी बना रहे थे। आप बन गए होगे एमपी, बहुत अच्छी बात है, बन जाएंगे, हम तो चाहते। सुनिए ना, अरे सब सुनिए ना सर, मैं पूरी तो कर लूं सर। देखिए, मुझे पता है इनकी पार्टी में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, ईडी के डर से भी आ सकते हैं। अगर मैं सूची पढ़ूंगा तो बहुत लंबी सूची है, ठीक है ना? ये आप लोगों के पास चित्रा, निर्मल सिंह, अशोक तंवर, ये आप लोगों ने कौन सा डर दिखाया था हमारे पास? बिल्कुल, देखिए बहुत सही सवाल है पंकज जी का। नहीं, मैं उस पर आराम से जवाब देता हूँ। नहीं, अभी जवाब दीजिए। अभी दूंगा ना, आराम से, अभी आराम से। मैं इसलिए आराम से इसलिए कह रहा हूँ ताकि बीच में ना बोले। मैं कह रहा हूँ हमारे पास ना तो ईडी है ना सीबीआई है। अरविंद केजरीवाल जी, इनके पास तो है वो चीज, इन्होंने ईडी और सीबीआई, और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखिए, ईडी और सीबीआई का सबसे बड़ा जो रिश्वतखोरी भारतीय जनता पार्टी ने करी है, उस रिश्वतखोरी का खुलासा मैं आज कर देता हूं, और ये खुलासा पहले भी हो चुका है। इन्होंने शरद चंद्र रेड्डी को किंग पिंग कहा ईडी ने, उनको सरगना बताया ईडी ने शराब घोटाले का, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। 5 करोड़ रुपए का चंदा ले लेती है भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। उसके बाद फिर 55 करोड़ रुपए का चंदा ले लेती है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। और जिस आदमी ने यह कहा था कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को नहीं जानता, मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं है, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है, मेरा उनका कभी आमना सामना नहीं हुआ,
वही आदमी कुछ दिन बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा देता है भारतीय जनता पार्टी पे और सरकारी गवाह बन जाता है। और जैसे ही वो सरकारी गवाह बनता है तभी उसके तुरंत बाद उसको कमर दर्द के नाम पे ईडी से बेल मिल जाती है। दूसरी बात, 2741 करोड़ रुपए का जो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा आया है भारतीय जनता पार्टी, ये मुद्दा तो नहीं है ना आज का। नहीं, मैं एक सेकंड मैडम, मुद्दे तो बहुत नहीं, हरियाणा को लेकर बात कर रहे हैं हम। मैं बस लास्ट ये इसके बारे में लास्ट आ रहा हूं। 2741 करोड़ रुपए का चंदा ऐसी कंपनी से आया है जिनके ऊपर पहले रेड पड़ी है, ईडी और ईडी की रेड पड़ी है, और रेड पड़ने के तुरंत बाद आने वाले कुछ महीनों में उन कंपनीज ने चंदा दिया है 2741 करोड़ का। मैं चाहता हूं, हम तो चाहते हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी वाले खुल के कहे कि भैया ये करप्शन हो गया, गलती होगी, माफी मांग रहे हैं, और ये सारा पैसा हम अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य करने पे लगाएंगे, हरियाणा में नए स्कूल बनाने पे लगाएंगे, जो जो इन्होंने हरियाणा में चंदा इकट्ठा किया है। इन्होंने एक बात और कही थी कि स्वराज की पार्टी है। ये मैं आपको बता रहा हूं, 2024 का जो चुनाव है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है और चाहे वो हरियाणा प्रदेश का चुनाव है, वो लड़ाई स्वराज और तानाशाही के बीच में होगी। जिस प्रकार की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी इस देश में चलाना चाहती है, जिस प्रकार से वो तानाशाही अपनी तानाशाही चला के उन्होंने एक पार्टी के तो खाते सील कर दिए, दूसरे पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। क्या चाहते हैं? गिरफ्तार नहीं किया, क्या चाहते हैं? क्रांतिकारी पार्टी थी, क्या भ्रष्टाचारी चाहते होगी, हैं? कांडकारी होगी। स्वराज की किताब बेचने वाले दारू की बोतलें बेचने लगे दिल्ली के अंदर। शर्म आनी चाहिए ऐसे पार्टी के नेता को और ऐसे पार्टी के लोगों को कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब आपको पार्टी का तेज बोलने से आप एक बार बता दो, मुझे बता दो, आप ये बता दो, पार्टी का नेता बंद, आपकी पार्टी के नेता बंद है, तो आपकी पार्टी का कर क्या रहा है? आपने हीरा डरा हुआ है, पर पीछे रिश्वतखोरी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल कर कार्रवाई के नहीं करवाई, में जाकर ठगी और बेईमानी, कांग्रेस की ईडी और सीबीआई के माध्यम से कार्रवाई के नहीं करवाई। आज बात हुई आपने 2741 करोड़ रुपए ईडी और सीबीआई दर्द खाकर चंदा खोरी भ्रष्टाचारी है, नहीं करी। बोलो कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, बोलो कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, बोलो कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? आपने कांग्रेस भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? सोनिया गांधी पर ईडी की रेड करना चाहते थे, नहीं चाहते थे? सोनिया गांधी पे ईडी की रेड करना चाहते थे, नहीं चाहते थे? आज हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है जेल में भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी में और तानाशाही में पहले नंबर पे आ गई है सरकार ने और हिंदुस्तान की जनता बोलोगे इनको सबक सिखाएगी, तो जेल के अंदर बताएगी बेल के अंदर लोकतंत्र के सबसे बड़े पंकज बेनीवाल जी, पंकज बेनीवाल दुनिया के पंकज बेनीवाल लोकतंत्र में आप किस प्रकार से तानाशाही कर रहे हो? भ्रष्टाचारी है आपके नेता कि आज भी उनको बेल नहीं मिली। अरे ऐसा नहीं होगा, कांग्रेस के बादी में चले जाएंगे, कांग्रेस आपको गालियां देगी, आप कांग्रेस को गालियां देंगे। दीपेंद्र सिंह मुद्दा कहता है कि आज पंकज बेनीवाल जी, पंकज बेनीवाल जी, नवीन जी, चलिए आप दोनों को म्यूट करवा रही हूँ, मैं दोनों को म्यूट करवा रही हूँ। ये लालच का ढोल कहां से आया? अरे लालच का ढोल कहां से बजा रहे हो? ये लालच कहां से आ गया कि कुर्सी नहीं छोड़ना? कहां से आ गया लालच? अरे 80-80 करोड़ के पंकज बेनीवाल जी, नवीन जी, ये क्या तरीका है आप लोगों का? पंकज बेनीवाल जी, पंकज बेनीवाल जी, ये क्या तरीका है? आप चलिए आप दोनों की ऑडियो डाउन में करवा चुके हो। जादव साहब, आपका पहला कमेंट चर्चा का चुनावी तैयारियों को लेकर कहते हैं कि ले लो पानी अगर बाहर आ जाएगा, ऐसा करो। इन दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। हरियाणा की जनता का राजेंद्र जी आप बोले। प्रदेश के लोगों को की बार हरियाणा की जनता और कुरुक्षेत्र से जमानत जब्त होगी, आपकी जमानत जब्त होगी, कुरुक्षेत्र से जमानत जब्त, कुरुक्षेत्र में जमानत जब्त होगी। और जो कांग्रेस के साथ भ्रष्टाचार करके आप लोगों ने भ्रष्टाचार में और ठोक लगाई है। जादव साहब बोलिए आप। कैसे भ्रष्टाचारी आप बोले, आप दोनों को ये चिल्ला नहीं चलेगी। बेनीवाल साहब ये क्या कर रहे हैं आप? नवीन जी ये क्या हो रहा है? ये क्या तरीका? आप दोनों को म्यूट करवा चुकी हूँ, आप दोनों की ऑडियो डाउन करवा चुकी हूँ मैं। नवीन जी ये किस तरह से चिल्ला रहे हैं आप? नवीन जी रुकिए अभी, रुकिए आप दोनों म्यूट हैं अभी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो अभी 21 मार्च को
दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली की तैयारी में जुटे हुए हैं। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष और चौधरी उदयभान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, दोनों का ये कहना है कि अभी महारैली की तैयारी में जुटे हुए हैं और इस महारैली के बाद ही कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने इस बात को खारिज किया कि कोई कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। उनका ये दावा है कि सभी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, जिसको चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ेगा और 31 मार्च के बाद कैंडिडेट्स की घोषणा की जाएगी। अभी तो वो जो महारैली की तैयारी में जुटे हैं जो 31 मार्च को होने वाली है केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में, तो वो उन्होंने अलग अलग अपने नेताओं को जिम्मेदारियां दी हैं कि 1,000 कार्यकर्ता लेकर पहुंचे और वो जो है पार्टी का पटका लेकर जाएं ताकि वो अलग दिखाई दे। इधर जो है आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता पहुंचेंगे, तो एक महारैली का नाम दिया गया है। देखते हैं कि वो कितनी बड़ी रैली होती है। तो गिरफ्तारी का मुद्दा इस समय छाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि गिरफ्तारी के मुद्दे से ही शायद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कुछ चुनाव में प्रभाव डालना चाहते हैं कि इसका कुछ प्रभाव होगा, इसलिए प्रत्याशी चयन से पहले वो रैली को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तैयारी में लगी हुई है। अभी हिसार में उन्होंने विजय शंकर पर रैली कर ली और वहां जो है नवीन जिंदल जी की माताजी सावित्री जिंदल जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया और उन्होंने कहा कि मैं जो है कमजोर वर्ग, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए कार्य करती रही हूं और अब भारतीय जनता पार्टी में या मोदी परिवार में इसलिए शामिल हुई हूं कि ताकि मेरा ये कार्य और आगे बढ़ाया जा सके। अब ये है कि अब चुनाव का दौर है, दोनों तरफ से चल रहा है। वो ठीक है कि कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कांग्रेस में जा रहे हैं। कुछ राजस्थान में भी ऐसी रिपोर्ट मिली है। तो अब ये ईडी, सीबीआई और इनका डर ये तो अपनी जगह अलग है, लेकिन जहां जिसको लग रहा है कि उसकी राजनीति, उसको अवसर कहां ठीक से मिल सकता है, वो वहां जा रहा है। अब कांग्रेस के नेता अगर जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये कोई सीबीआई और ईडी के डर से ही नहीं जा रहे। कुछ और भी कारण है कि कांग्रेस रोक नहीं पा रही अपने नेताओं को, उनको बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे पा रही। कहीं किसी को टिकट नहीं मिला तो वो चला गया। अभी तो आम आदमी पार्टी से भी पंजाब में वो एक सांसद बीजेपी में चले गए, तो वो तो आम आदमी पार्टी से चले गए। वहां तो वो आम आदमी पार्टी पावर में थी, वहां कोई सीबी का क्या डर था, ईडी सीबीआई का। लेकिन ये है कि कुछ अवसर की बात भी होती है। जिन नेताओं को अवसर की तलाश है वो अपना दल बदल कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि चुनाव के पहले दल बदल करना फिर भी ठीक है, नहीं तो चुनाव के बाद जो तोड़फोड़ होती है वो सीधा सीधा जनादेश का अपमान हो जाता है और उससे लगता है कि लोकतंत्र का अपहरण हो चुका है। ऐसी कई घटनाएं पहले होती नहीं। आम आदमी पार्टी के तो पंजाब में 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमें 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, उन्होंने फोन नंबर भी दे दिया। तो ये जो है ये सारी समस्याएं हैं। मुझे लगता है जनादेश से इनका समाधान होगा। अब चुनाव नजदीक है तो सभी दलों को जो है अपने प्रत्याशी मैदान में लाकर और जो भी उनकी सत्तारूढ़ दल के मुकाबले में अपने आप को खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बजरंग जी को कुछ कहना है। बजरंग जी, अभी दीपक बाबरिया को हम सुन रहे थे हरियाणा न्यूज पर खास बातचीत में, कई बातें वो कही गई जो बिल्कुल समझ से बाहर हैं। हुड्डा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि सीएलपी लीडर हैं, पिछली बार भी जिम्मेदारी थी उनके पास। हुड्डा इसलिए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हैं, पिछली बार भी लड़ रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे, सुरजेवाला चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तमाम तरह की बातें। सैलजा खुद कह रही हैं कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती, विधानसभा का लड़ना चाहती हैं। कभी उदयभान कह देते हैं, बावरिया कह देते हैं सैलजा लड़ेंगी। तो ये क्या चल रहा है? कोई कहता है चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। क्या बड़े नेता वाकई भाग रहे हैं? जो कि सीएम की ओर से भी कहा गया कि हार से डर गई है कांग्रेस, इसलिए बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी का फैसला है, हाईकमान का फैसला है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खाली हरियाणा ही नहीं, राष्ट्रीय नेता है, स्टार प्रचारक। आप लिस्ट ठाकर देख लो, पूरे हरियाणा के अंदर 10 के 10 इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट जिताने की जिम्मेवारी उनके ऊपर, क्योंकि सीएलपी पिछली बार भी तो थी ना बजरंग जी, सवाल मैंने पूछा, पिछली बार भी थी उनकी ड्यूटी। सुन, मैं बता रहा हूँ, सुरजेवाला को लेकर कह रहे हैं क्योंकि वो राज्यसभा में इसलिए नहीं लड़ेंगे, तो दीपेंद्र भी राज्यसभा में है।
दीपेंद्र को लेकर कह रहे हैं आप लोग दीपेंद्र लड़ेंगे, तो क्या फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं आप लोग? तो दीपेंद्र जी का फैसला हो लिया, दीपेंद्र जी का फैसला हो लिया, परिवार का एक सदस्य लड़ेगा। हुड्डा जी के परिवार से एक आदमी रोहतक से लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी कैंडिडेटों का चयन चल रहा है, वो जल्दी ही हमारी घोषणा होगी। ये बात बिल्कुल सही है। 31 तारीख को महागठबंधन की रैली दिल्ली के अंदर रखी गई है, उसकी तैयारी के अंदर रात दिन पार्टी के नेता जुटे हुए हैं। क्योंकि आप देखोगे ये भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, ये सिस्टम इतना बड़ा खराब सिस्टम हो चुका है, ये रात दिन विपक्षी नेताओं के ऊपर डोरे डालने का काम कर रही है। ये हकीकत बात सारा देश देख रहा है किस प्रकार ये लगातार, ये कभी भी जनता की बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। पूरी डिबेट में देख लो ज्योति जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सीनियर प्रवक्ता है, उन्होंने कोई मुद्दे की बात नहीं, हर मुद्दे को खराब करने की बात करी। मैं पूछना चाहता हूं, आज किस नाम की वोट मांगेंगे जब हरियाणा की बात करते हो? इस नाम की वोट मांगोगे क्या? आपने किसानों को दुड़ा दुड़ा कर पीटा, 750 किसान आपके राज के अंदर शहीद हो गए। आज का नया फैसला बता दूं, 2 दिन पहले सरसों की खरीद मंडी के अंदर शुरू हुई। किसान मंडियों में 10 दिन से बैठा है, 5650 रुपए एमएसपी है। किसान की सरसों 4500 से लेकर 4800 के अंदर रुल रही है, बिक रही है। दूसरा फैसला, आड़तियों के माध्यम से जो सरसों की खरीद होती थी, अनाज खरीद होती थी, आड़तियों को इस खरीद से बाहर निकाल दिया, आड़त खत्म कर दी। आप क्या संदेश देना चाहते हो? मंडियां बंद करना चाहते हो? आप छात्रों को पीटते हो, आप आंगनबाड़ी महिलाओं को पीटते हो, चुने सरपंचों को पीटते हो, फिर आप कहते हो हम जनता से 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी की गारंटी है? ये गारंटी है कि आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की आपने बात की थी, दे दी नौकरी। 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देने की बात की थी, दे दिया आपने। 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देने की बात की थी। यहां तक कि किसान की आय 2 गुना करने की आपने बात की थी। 15-15 लाख रुपए खाते में डालने की बात की। एक तो वायदा आपने पूरा किया तो बता दीजिए। हरियाणा के अंदर ले लो, जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किया, एक चीज बता दो, आपने ये वायदा पूरा किया हो? आपने 9.5 साल के अंदर 1 रुपए की भी कोई छूट दी हो किसी भी व्यापारी को, उद्योगपति को? आपका उत्तर पूरा हुआ, आपने तो बता दीजिए। बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात कर ली अपने जवाब में। बेरोजगारी आपने बढ़ाई, यहाँ तक कि आपने आज हालात क्या है, महिलाओं का सम्मान करने की बजाय ज्योति जी आज महिलाओं का क्या यहाँ उन्होंने हाल कर रखा आपके सामने। कानून व्यवस्था की, चलिए उत्तर ले लेते हैं। आपने तो बहुत सारे सवाल उठा दिए, लेकिन मैं तो चुनाव को लेकर ही बात करूंगी, चुनाव तैयारियों को लेकर बात करूंगी। पंकज जी, सीएम साहब दावा कर रहे हैं कि 10 लोकसभा, एक करनाल उपचुनाव। कितने सवाल पूछेंगे बजरंग जी? देश जहान के सवाल पूछ लिया आपने, रुक जाइए। फिर सीएम साहब कहते हैं कि 11 कमल खिलेंगे हरियाणा में। अब ये कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को मिलकर एक ही उम्मीदवार उतारना चाहिए, उनका समर्थन है इस बात को लेकर, ताकि सीएम को हराया जा सके। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए, विपक्ष की अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन जनता के साथ गठबंधन कैसे करेंगे? पार्टियां तो गठबंधन कर लेंगी, इनेलो मिल जाएगी कांग्रेस से, कांग्रेस मिल जाएगी आम आदमी पार्टी से, दुर्विरोधी लोग, गालियां देने वाले लोग दिन रात थकते नहीं, साथ मिल जाएंगे, कैंडिडेट उतार देंगे। लेकिन जनता को कैसे बतराओगे कि हम लोग ठीक हैं? हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जनता का मैंडेट है, जनता का प्यार आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, और इसी बिहाफ पर, इसी बिना पर हम कहते हैं कि 11 के 11 कमल, यानी कि 10 लोकसभा और एक वो जो उपचुनाव करनाल का है, वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमें सिर्फ जनता का भरोसा है, इन लोगों को अपनी पार्टियों का भरोसा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से मिल जाए, इनेलो इनके साथ मिल जाए। इनको सिर्फ अपनी अपनी राग डपली जो डायलॉग है वो इन पर फिट बैठता है। आम आदमी पार्टी के पास तो एक चद्दर है जी, उसको ओढ़ लो चाहे बिछा लो, एक ही बात है जी इनके पास। तो अभी ये बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के, हमारे पास तो बहुत वो है। आपने प्रश्न भी पूछा था कि किसी आम आदमी को क्यों नहीं उतारा। पहले बड़ी डींग आंकते थे कि चन्नी को हराया लाभ सिंह ने, मोबाइल रिपेयर करने वाला था, डाबे वाले ने उसको हरा दिया। अरे उतार देते अभी मोबाइल रिपेयर करने वाले को, अब भी उतार देते डाबे वाले को। कहां चले गए? थे नहीं क्या आपके पास? आपकी पार्टी में तो है, क्यों नहीं उतारते ऐसे लोगों को? लेकिन पैसा चाहिए जी, पैसा, वो भी काला धन चाहिए, तभी तो भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर पड़े हुए हैं। चलो ठीक है जी, इनकी बात भी।
अब सीबीआई ईडी की बात इन्होंने की है, बजरंगदास गर्ग जी ने। मैं पहले भी इनको कह चुका हूं, अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी ईडी ने जांच की थी, पकड़ लिया था क्या? राहुल गांधी की भी ईडी ने जांच की थी 9 घंटे तक, पकड़ लिया था क्या? अरे जांच का प्रयोग है, ये कानून की प्रणाली है, इस पर भरोसा करना पड़ेगा। आपके फेवर में फैसला हो जाए तो कानून बहुत अच्छा है, लोकतंत्र जीत गया। आपके फेवर में ना आए तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। वजी कमाल है, चित भी मेरी पट भी मेरी, कुछ भी बोलोगे मतलब आपकी सुनेंगे। या जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। आप लोग हमेशा ही लोगों के वोटों की चोरी करते रहे हो, तो आप लोग पकड़े गए हो। अरे निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। आप लोगों को पिछली बार भी शून्य था, इस बार भी शून्य है, और 2047 में जब तक भारत विकसित नहीं हो जाएगा तब तक कांग्रेस को शून्य ही मिलता रहेगा। निश्चिंत रहो, ये जनता का भरोसा है, आप निश्चिंत रहे। जनता से संवाद करने की कोशिश करो, पार्टियों से गठबंधन कोशिश मत करो। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सिर्फ जनता के साथ है, जनता के साथ संवाद करते हैं और जनता से बातें करते हैं, जनता को समझाते हैं कि आप लोगों के लिए ये सब पंकज जी योजनाएं हुई। आपका जवाब पूरा हुआ। डेनवाल जी, आपकी पार्टी हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव या उससे पहले जींद बाई इलेक्शन की भी बात करें, बहुत बुरा प्रदर्शन आप लोगों का रहा के, लेकिन अब जो राज्य पार्टी का दर्जा के वो भी खतरे में है। अगर एक सीट आप लोग कम से कम एक सीट नहीं मिलती है या 6% वोट आप लोगों को नहीं मिलता है, विधानसभा चुनाव में भी 6% से ज्यादा और कम से कम 2 सीटें आप लोगों को नहीं मिलती हैं, तो पार्टी पर भी खतरा के, पार्टी के अस्तित्व पर। ज्योति जी, अक्सर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कोई भी आदमी अपनी बात को, अपनी गलत बात को स्वीकार नहीं करता, और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता के नाते मैं हमेशा अपनी कमजोरी को भी स्वीकार करता हूं। मैंने हमेशा ये माना है कि 2018 में जब पार्टी का विघटन हुआ तो निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कमजोर हो गई थी, लेकिन उसके बाद से जैसे ही चौधरी अभय सिंह चौटाला ने लगातार परिवर्तन यात्रा के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को जैसे जोड़ने का प्रयास किया, और वो कार्यकर्ता जो इधर उधर भटक कर चले गए थे वो पुनः अपनी पार्टी में एक बार आ गए। चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में फिर कार्यकर्ता एकजुट हो गए। और मैं आपको वही तो चीज बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन यात्रा करके प्रदेश के साथियों को जोड़ने का काम किया, और जिस प्रकार जनता का प्यार प्रेम उनको मिला, किसान आंदोलन में किसानों का सहयोग मिला, हर आंदोलन में जब भी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कोई भी आंदोलन में जाकर अपना उनका सहयोग करने का काम किया, वो व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए, क्योंकि उनको पता था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ही वो व्यक्ति है जो उनकी आवाज को बुलंद कर सकता है। और आप केवल परसेंटेज की बात ना करें, परसेंटेज तो इस बार 2024 में देखने को मिलेगी आपको, कि आप ये कह रहे हैं कि हम 6% या 8% की बात करें या एक लोकसभा की बात करें। मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि इस बार एक रिकॉर्ड बनेगा और चौंकाने वाला रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2014 में जब पूरे देश में मोदी हो रही थी, उस समय इंडियन नेशनल पार्टी ने 2 सीट जीतकर दिखाई दी, हिसार की और सिरसा की। लेकिन मैं इस बार आपको एक बार और आश्वस्त कर देता हूं कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2014 से भी बढ़कर प्रदर्शन करेगी। और जो लोग बार बार ये कहते हैं कि संगठन के दम पर हम काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत है, मैं एक बार उनके साथी से भी पूछना चाहूंगा कि जब इनके पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हो रहे थे तो आप भी इस चीज को स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लगातार ये बात आई थी कि लगभग 70% इनके पन्ना प्रमुख बैठकों में नहीं आए, और ये बार बार कहते हैं कि हम पन्ना प्रमुखों के दम पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे या सीट जीतेंगे। सीट ऐसे नहीं जीतेंगे। और दूसरी बात, कोई भी आदमी, जब कोई भी कैंडिडेट जनता के बीच में जाता है तो जनता उनसे सवाल जवाब करती है। मैं बात करूं कुरुक्षेत्र की तो नवीन जिंदल जी जो पिछले 10 साल से राजनीति में एक्टिव नहीं थे, वो जनता के बीच में जाकर जनता उनसे पूछेगी कि आपकी उपलब्धि क्या है, तो वो ये कहेंगे कि 10 साल से मैं घर पे बैठा था और अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाने के लिए आया हूं। किस वजह से आए? कोई उनकी उपलब्धि तो हो। उपलब्धि क्या है उनकी? वो उपलब्धि बताएंगे कि भाई मैंने कोल घोटाला किया था उस समय जब कांग्रेस राज में था, और भारतीय जनता पार्टी में आके मैंने कोयला घोटाले के लिए मेरे दाग यहां पर धुल जाएंगे, ये उपलब्धि बताएंगे। या फिर ये बताएंगे कि उन्होंने वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि मेट्रो देंगे, बुलेट ट्रेन देंगे, आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी देंगे। पूछेगी जनता कहां है मेट्रो, कहां है बुलेट ट्रेन, कहां है स्मार्ट सिटी? स्वच्छ भारत के नाम पर लेकिन केवल फोटो खिंचवाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। आपका आखिरी कमेंट। कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। मैं ज्योति जी, मैं मात्र 5 सेकंड में अपनी बात और कर देता हूँ, 5 सेकंड में बात करता हूँ। ऐसा कौन सा वर्ग था जिन्होंने इन पर लाठियां नहीं चलाई? हर वर्ग को इन्होंने लाठियों से पीटने का काम किया। पिपली का आंदोलन आपने देखा होगा, किसानों पर शुरुआत में इन्होंने पिपली में ही लाठियां और पानी के बौछारें मारने का काम किया था। वहीं से वो किसान अब बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला को मजबूत करके वो किसान भी अपना बदला लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी आवाज को बुलंद करने वाला चौधरी अभय सिंह चौटाला है। नवीन जी बोले आप। ज्योति जी देखिए, हम
हिंदुस्तान जैसे देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं वहां पे रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं रशिया का रिजल्ट देख रहा था। रशिया में पुतिन को 87% वोट मिली है। हरियाणा की बात कर लीजिए। एक सेकंड, मैं वहीं पे आ रहा हूं, मतलब उस उदाहरण के साथ जाएंगे ना तो समझ में अच्छा आएगा। तो रशिया में पुतिन जी को 87% वोट मिली है। 87% वोट क्यों मिली है? इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लोकप्रियता बहुत है या उन्होंने काम बहुत बेहतरीन करे जिसकी वजह से 87% वोट मिली है, बल्कि इसके पीछे कारण ये है कि रशिया जैसे देश में विपक्ष को खत्म कर दिया गया है। विपक्ष के नेताओं को या तो जेल में डाल दिया गया है या उनको जैसे तैसे करके अपने इसमें वो कर लिया गया है। तो उसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इन्होंने कांग्रेस के खाते सील कर दिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को ईडी के माध्यम से जेल में डलवाने का काम किया। दूसरी बात, इनकी प्रॉब्लम ना तो भ्रष्टाचार है, ना इनको विकास से कोई मतलब है, ना डेवलपमेंट से कोई मतलब है। आज अगर मैं बात करूं, आज इनको सबसे बड़ा डर अरविंद केजरीवाल जी से लग रहा है, इंडिया गठबंधन से लग रहा है। इसीलिए इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ऐसे समय पे जब चुनाव आने वाले चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ईडी तो बहुत पहले से मॉडल गए नहीं अरविंद केजरीवाल। अक्टूबर से चल रहा है नवीन जी, अब अक्टूबर से समन जा रहा है। अनाउंस हुए थे ना, जब बार बार नोटिस भेजे जा रहे थे अरविंद केजरीवाल को। नो सम्मन, तो क्या अरविंद केजरीवाल भी हिरासत में जाने का इंतजार कर रहे हैं? नो सम्मनों पे डर क्यों रहे थे आप लोग? सुनिए, अगर आपके नेता पाक साफ थे तो पहले सम्मन पे चले जाते। ठीक है पंकज जी, बात मैं पूछ लिया मैंने इनसे। आप बोलिए पंकज जी, मैं थोड़े आप हरियाणा पर फिर भी नहीं आए। नहीं, मैं आ रहा हूँ हरियाणा पे। तो इनका जो डर है वो भ्रष्टाचार नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल है। आज हर बैठक में हरियाणा की में हर नुक्कड़ पे ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ और आम आदमी पार्टी के संयोजक माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी सीएम दिल्ली, उनके साथ सरासर नाइंसाफी करी है। दूसरी बात, ईडी और सीबीआई का प्रयोग। आप मुझे बताइए, कल तक जो भारतीय जनता पार्टी नवीन जिंदल को कोयला चोर करके बुला रही थी, वो कैसे एकदम से सडनली आ जाते? तभी तो कहते हैं ना, देखिए प्रोसीड ऑफ क्राइम, ये समझ आ रहा है यहाँ, ये इसके कारण को आप समझने की कोशिश कीजिए कि कल तक जो कोयला चोर चिल्ला रहे थे, वो आज एक नेता को अपनी पार्टी में लेते हैं, कल उन्हें टिकट दे देते हैं। छगन भुजबल जी के साथ इन्होंने यही किया, ऐसे बहुत सारे, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ यही करा, कुलदीप बिश्नोई जी के साथ यही करा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने कल तक उन पे आरोप लगाए, भयंकर आरोप लगाए, ईडी की रेड हुई और उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसमें कैप्चर कर लिया। अगली बात में मैं आना चाहता हूँ समिति और कमेटियों के नाम। मैं डिबेट में बैठ के चैलेंज कर रहा हूं पंकज जी को, कुरुक्षेत्र की समितियों की बात करी, आप गांव का नाम लीजिए और मैं समितियों के लोगों का नाम बताऊंगा। अरे आप 5 गांव अपने आप बता दो ना, हमें क्या लेना है नाम? आपके पास गांवों के नाम नहीं है, आपके पास लिस्ट नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, अगर हो तो बता दो। अरे हो तो बता दो, सब है। अरे तो बताओ ना, किसी एक गांव का नाम बता दो। अरे एक गांव के नाम से बता दो, बता दो ना। फिर वही कह रहा हूं, अगर मेरे पास तो सही, अगर मेरे पास आप बताओ तो सही, हम तो सुनने को तैयार बैठे। देखो, तेज बोलने से झूठ सच और सच झूठ नहीं हो जाएगा। झूठ तो झूठ है। झूठ कैसे झूठ? चलिए आप दोनों पन्ना प्रमुख है, झूठी आपके जो पन्ना प्रमुख है, पन्ने के ऊपर है। चलिए दोनों क्यों डाउन कीजिए, पीछे आप दोनों क्यों डाउन कीजिए। जानन जी, आखिरी कमेंट आपका। अरविंद केजरीवाल, राजेंद्र जी, आखिरी कमेंट। आप दोनों को नहीं, आप दोनों म्यूट करवा जा चुके। पंकज जी म्यूट है। मजबूती का, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक अवसर मिलता है। मुझे लगता है कि अब इस चुनाव के हिसाब से पूरे 5 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा, केंद्र का शासन देखा कि वो किस तरह से चलती रही है। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को अपना अपना एजेंडा तय करके लोगों के बीच में जाना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि क्या होता रहा है और क्या होना चाहिए, और वो अगर पावर में आते हैं तो वो क्या करेंगे। मुझे लगता है यही सब मुद्दे हैं जो कि चुनाव में सफलता दिलाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की तो कुछ उसने अपनी तरफ से कुछ वादे किए, कुछ पिछली सरकार की कमियां बताई, तो अब ये सभी दलों के पास सामने ये अवसर है, वो अगर इस तरह से तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूं कि कहां ईडी और सीबीआई, जनता का फैसला जो है सर्वोच्च होगा, वो जनता की अदालत ही सर्वोच्च है। सारी अदालतें जो है उसके सामने फेल हो जाती हैं। जी, तो लोगों के बीच में जाइए और अपना मजबूत एजेंडा बना के लेके जाइए। नवीन जी, एक वाक्य में अगर आप अपनी बात कह पाए। 10 सेकंड, मैं पंकज जी से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आप जिस पूछने का समय नहीं है ना, आप जिस क्षेत्र में रहते उसके पन्ना प्रमुख का नाम बता दो। दौलत राम, मनीष,
शिवचरण, बताओ कितने बताए? बहुत बढ़िया। अरे किसी बताओ। के भी नाम अरे बता दोगे? किसी के? अच्छा, अब नाम बता दी तो किसी के बता दोगे? अरे भैया बहुत लिस्ट बढ़िया। है हमारे बहुत पास, शानदार। आप लोगों के पास नहीं है। अरे आप एक फिर से मैं वही जवाब है मेरा, फिर से वही सवाल है। एक गांव में से, इनके पन्ना अरे प्रमुख कलायत पन्ने में से पे बता है। दो, चलो कलायत इनके में पन्ना बताओ। प्रमुख है ही नहीं। अरे कलायत में से बताओ, मैं अरे कलायत में से मैं बता दो। पुंडरी विधानसभा में अरे गया हुआ छोड़ो था। ना, कलायत में से बताओ। पुंडरी अरे थाने विधानसभा में से बता दो। पुंडरी अरे चलो, विधानसभा मैं के पूछ रहा हूं। चलिए, कलायत में बताओ, से बताओ, थाने से दो बता विधान दो। के पीछे एक भी गांव में चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया, पंकज जी, नवीन जी, सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हम लोकसभा चुनाव को लेकर कर रहे थे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।